Yes, hello everyone. Today we are starting our chapter number 4, motion in plane. In previous classes we have completed our chapter work and energy. तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था बच्चों, और उसका आपको होमवर्क का शीट मिल जाएगी जिसको आपको नोटबुक में करना है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कर लिए अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चंस. मेरे को भेजे भी थे क्वेरीज, मैंने उनको सबको सॉल्व कर दिया है, और कुछ एक बच गई हो तो वो भी भेज दी जाएगी. तो अपना सिलेबस का हाफ ईयरली सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन प्लेन. ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्या होता है. तो सबसे पहले जानिए 1D मोशन. 1D मोशन किसे बोलते हैं, ये तो चैप्टर नंबर 3 में ही बता दिया आपको. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे रेल चल रही है, रेलवे है ना, रेल चल रही है तो उस पर चल रही है, ट्रेन चल रही है ना रेल्स पे, तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है. 2D मोशन, 2D मोशन का एग्जांपल जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों काम आ रहे हैं, ये 2D मोशन है. जैसे कि घड़ी होती है, घड़ी की सुई चलती है तो पूरे प्लेन में ही चलती है. मान लो यहाँ घड़ी है तो ये सुई चल रही है तो इस पूरे प्लेन में चल रही है ना बोर्ड पर. और 3D मोशन जैसे कि बर्ड उड़ रही है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सारे काम आ रहे हैं. तो ये 3 तरह का अपन को ध्यान रखना है मोशन. ठीक है, तो यहाँ तक उतार लें. 1D मोशन किसे कहते हैं, 2D मोशन किसे कहते हैं, 3D मोशन किसे कहते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं. तो लैंग्वेज मैंने बोली दी है, सामने बोर्ड पर दिख ही रहा है. अब देखिए आपको 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन तो समझ में आ गया होगा. अब अपन सीखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं. ऐसी क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शंस नहीं होती. जैसे मैं बोलूँ कि मास, अगर बोला गया 2 किलो अपन ने कोई चीज़ ली बाज़ार से, मान लो 2 किलो चावल लिए, तो उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, बस 2 kg से काफ़ी है, समझ गए. उसमें ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन 2 kg, वेस्ट डायरेक्शन में है. टाइम अगर सपोज करो घड़ी में 3 बजी है तो 3 बजी है, थोड़ी ना बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन में बजी, 3 बजी है नॉर्थ डायरेक्शन में. कोई आपसे समय पूछेगा तो डायरेक्शन बताओगे क्या इसमें, नहीं बताओगे ना. ठीक है, आपसे जैसे हाइट पूछी तो आपने बोला 5 फीट, तब आप ये थोड़ी ना बताओगे मैं लेटा हुआ हूँ तो 5 फीट है, या खड़ा हुआ हूँ तो 5 फीट है, टेढ़ा हूँ तो 5 फीट है. ऐसे आपको डायरेक्शन तो नहीं बतानी पड़ेगी. तो लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए आपको डायरेक्शन थोड़ी ना बतानी पड़ रही है. आप बाजार से गए 2 मीटर कपड़ा लिया, तो अब उसको अगर ईस्ट डायरेक्शन में रख के नापोगे तो क्या वो अलग नाप आ जाएगा क्या, उसका 2 मीटर ही रहेगा ना. तो डायरेक्शन की नीड ही नहीं है उसमें लेंथ में, तो उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो ज़रूरी है. आप बोलोगे हवा चल रही है तो कहाँ चल रही है, ये तो बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में चल रही है. बोट लेके गए तो वो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है. जैसे फोर्स लग रहा है, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो बताना तो पड़ेगा इधर लगा रहा हूँ या उधर लगा रहा हूँ, किधर लगा रहा हूँ, बताना तो पड़ेगा ना. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इस पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डायरेक्शन बतानी पड़ती है. तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड का मतलब आगे का नंबर. जैसे आपको बोला 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 10 मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट तो बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन भी जिसमें इंक्लूड हो उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. लिख लीजिए अपनी कॉपी में यहां तक. चलिए अब अपन कुछ बेसिक टर्म्स सीखते हैं वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड. सबसे पहला बेसिक टर्म है पोजीशन वेक्टर. मान लो एक बॉडी है, ये ग्राफ देखना, एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, अभी यहाँ पर है पोजीशन. तो इसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से ऐसे ये लाइन खींच देते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर. R1 लिख दिया मान लो, और ऊपर ऐसे वेक्टर के लिए एरो लगा दिया जाता है. ऐसे मान लो P से उठ के वो Q चले गई, बॉडी ट्रैवल करते करते Q चले गई, तब ओरिजिन से एक लाइन खींच दो एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट पोजीशन. ओरिजिन से कहाँ पर है तो उसको देखने के लिए यहाँ से एक सी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, पहले P पे था फिर Q पे चले गया, तो जितना ये चला है ना बीच का रास्ता, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसको डेल्टा R वेक्टर से शो करते हैं. इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, पोजीशन 2 में से पोजीशन 1 माइनस कर दी जाती है, इससे अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है. ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो इसे इक्वल कहते हैं. जैसे सपोज करो मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और दूसरा मार्कर होता है उस पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा था इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्वल है अभी ये दोनों.
अच्छा, इसके बाद नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि बॉडी स्टार्ट हुई जैसे वहां से ही वापस उस जगह पर ही आ गई, स्टार्ट जहाँ से हुई वापस वहां पे लौट के आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर नाम से पुकारा जाता है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी सीख लो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मैंने बोला 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा हूँ, और फिर बोला कि दूसरी बॉडी पे इधर लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन ही लगा रहा हूँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो इस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ ए। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर अपन लिख रहे हैं तो उसे मॉडुलस कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक बॉडी पर ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड क्या है? 10 न्यूटन, तो उसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, कितना अमाउंट है। तो देख लें यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लें। लैंग्वेज की नीड नहीं है, खाली समझना था कि पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर बताया जाता है, नल वेक्टर किसे बोलते हैं, मन में समझ के रखना है, कोई लैंग्वेज की नीड नहीं है। इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कब बोलते हैं? जब कोई वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किसी गिवन के अपोजिट बता रहे हो अपन। मॉडुलस का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं खाली, तो उसे मॉडुलस बोलते हैं। अब देखिए, अब अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगली टर्म सीख रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ये किसे बोलते हैं? सपोज करो मैंने बोला 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी होगी। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 से, 20 का मतलब इसके मैग्नीट्यूड से, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 1 न्यूटन इन एक्स एक्सिस बन जाएगा ना। तो इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो। तो वो कैसे पता चलती है? वेक्टर क्वांटिटी को किससे डिवाइड दे देते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है, सीखना है। तो जो भी आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं, ए कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कैप है। ये क्या बता रहा है अपन को? डायरेक्शन बता रहा है। ए कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। सपोज करो मैं कभी लिख दूं आई कैप, तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स बना रखे हैं। आई कैप किसके लिए है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख देते हैं? आई कैप। आई कैप है तो वही वेक्टर क्वांटिटी को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना है, लेकिन एक्स एक्सिस की बात चल रही है तो उसको शॉर्ट में आई कैप लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वाई एक्सिस में बात कर रहे हो तो उसके लिए शॉर्ट में सिंबल जे कैप बना रखा है, और जेड एक्सिस में बात कर रहे हो तो उसके लिए सिंबल के कैप बना रखा है। तो मतलब इस यूनिट वेक्टर को मैंने ए कैप लिखा था ना, अब इस ए कैप को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस में अगर बात करेंगे तो उसको शॉर्ट में आई कैप लिखेंगे, वाई एक्सिस में बात करेंगे तो जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एक्सिस में तो के कैप। तो ये भाषा सीखनी है, ये टर्मिनोलॉजी सीखनी है कि भाई क्या क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं फिजिक्स के अंदर, शॉर्ट चीज़ें क्या क्या बना दी है। अच्छा, अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना अपन को, तो इसको जोड़ने के कुछ लॉज बना रखे हैं, वो सीखना है। एक लॉ को बोल रहे हैं ट्राइंगल लॉ। ये लॉ क्या बोलता है? एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, मान लो इस डायरेक्शन में, दूसरी इधर है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ बोलता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो कि एक बॉडी 10 मीटर 3 मीटर इधर गई, फिर 4 मीटर इधर गई, और अपने से पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कैसे सीखा था 9th लेवल तक, यार चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट कैसे सीखा था? इधर जा रही है, 3 मीटर इधर गई, 4 मीटर इधर गई, क्या करा था तुमने? 3 मीटर इधर गई, 4 मीटर इधर गई, तो रिजल्टेंट ये था ना, अंडर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ गया था ना तुम्हारे। तो यही बोल रहे हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका रिजल्ट कौन देगा? ट्राइंगल का थर्ड साइड। दिस लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका रिजल्ट कौन देगा? थर्ड साइड। ऐसे सोचो कि एक बार इधर गई बॉडी, एक बार इधर गई, तो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या करना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा ना। ऐसे सोचो ना, बेसिक चीजों को रिलेट करते हुए देखो। अच्छा, अब इसका नाम अगर एक क्या वे वेक्टर दे दिया, इसका बी वेक्टर दे दिया, इस रिजल्टेंट को आर वेक्टर दे देना, और इसको लिखने का तरीका क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये लिखने का तरीका है।
और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, पूछ ले कि फॉर्मूला बताओ कि क्या आंसर है, 5 आया ना अपने, तो कैसे आया वो आंसर, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अपने पहले ही सीख चुके हैं, 4th चैप्टर में भी सीखा है। ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अगर ऐसा करो, ये थीटा नापना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में एक चीज बैठाओ, ये ए है, यहाँ पे बी था, उसको उठा के यहाँ रख दो। अब ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दोनों की टेलों को मिला दो। ऐसे उठा सकते, वेक्टर को इधर उधर उठा के कुछ भी रख के अपन चेक कर सकते हैं। तो इसको उठा के पैरेलली यहाँ पर रख दिया, इसकी टेल को इसकी टेल से टच करना है। जब दोनों की टेल टच होगी तब जो एंगल बन रहा है उसे थीटा कहेंगे। तो थीटा कहाँ है ये ध्यान रखना। अच्छा, तो ये हो गया ट्राइंगल लॉ। लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है, समझ में आना चाहिए ट्राइंगल लॉ क्या है। तो ट्राइंगल लॉ क्या है सुन लो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ट्राइंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रही है तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस थर्ड साइड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह से लिखने का तरीका है ये। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये मेथड है, सीखो, ये मेथड है, ऐसे लिखते हैं। ऐसे पैरेललोग्राम लॉ क्या है वो सीखो, यहां बताता हूं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जैसे गुलेल है, उसमें स्लिंग है गुलेल, उसमें पत्थर फंसा दिया, तो पत्थर इधर से भी खींच रहा है इधर से भी खींच रहा है, तो हो गया ना, दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, कौन देगा उसका रिजल्ट, कहाँ जाएगा वो पत्थर। रिजल्ट का मतलब क्या, रिजल्ट मिलेगा यहाँ जाएगा ना पत्थर, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है गुलेल में, ठीक है, ये स्लिंग है अपने पास, इधर पत्थर लगा हुआ है और उसको खींचा हुआ है, अपन छोड़ेंगे तो पत्थर इधर जाएगा ना भाई, नहीं जाएगा क्या। तो ये इसको अपन बेसिक चीजें थी उनको लॉज में कन्वर्ट कर दिया, और क्या अपने डेली लाइफ में ये हो रहा है ना, उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट को लिखने का तरीका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तरीका है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम लॉ वापस सीख लो। अगर वेक्टर क्वांटिटी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, उसके डायगोनल की तरफ, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना अगर अपन को, तो फॉर्मूला तो ये बता दिया ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। यहां तक देख लें, नोट कर लें। तो क्या क्या नोट करना है बेसिक टर्म में, अगला था यूनिट वेक्टर, फॉर्मूला लिख लो। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। कैसे पता चलता है वेक्टर क्वांटिटी को, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं। जैसे वहाँ एक बेसिक सा एग्जांपल दिया, 20 न्यूटन एक्स एक्सिस है, तो मैग्नीट्यूड 20 है, उसे डिवाइड दिया तो आंसर क्या है 1 न्यूटन इन एक्स एक्सिस, तो उसको क्या बोलूँगा, यूनिट वेक्टर। अब पर्टिकुलरली इसको ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस में आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप बोला जाएगा, ठीक है। फिर अगला टॉपिक चालू हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें पहला ट्राइंगल लॉ, इसमें एक ट्राइंगल बना देना, ए लिख देना, बी लिख देना और रिजल्टेंट आर लिख देना। रिजल्टेंट क्या होता है, उसको लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन असली में उसका मैग्नीट्यूड निकालने का वो फार्मूला है। वो थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। वो एंगल पे कैसे पता चलेगा, बी को उठा के ए पे रख दो, टेल से टेल मिला दो, अब जो एंगल बनेगा वो थीटा। फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो रिजल्टेंट कौन देगा, बीच की साइड, डायगोनल। एक बेसिक सा एग्जांपल अपनी डेली लाइफ का लिया, एक स्लिंग लिया, गुलेल ली, पत्थर फंसाया, तो पत्थर इधर रबड़ भी खींच, लेकिन छोड़ेंगे तो पत्थर जाएगा कहाँ, बीच में जाएगा। तो वो अपने मैथमेटिकली यहाँ लिख दिया। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छे से देख लें ये टॉपिक को, हाँ बहुत अच्छे से देख लें, बेसिक टर्म है, दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगला टॉपिक देख लें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखें, सपोज करें कि एक वेक्टर क्वांटिटी को अपन ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंगल थीटा है।
तो रिजोल्यूशन का मतलब उसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ये बता देना, उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना, एक फोर्स इधर लग रहा है तो उसका इफेक्ट इधर भी पड़ रहा है उधर भी पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, सीखा था ना। फोर्थ चैप्टर में अधिकतर चीज़ें तो आ चुकी है भाई। जैसे बोला एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इधर, तो मैंने क्या सीखा था, इसका ये एक्स कंपोनेंट निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था, बेस हाइपोटेनस कॉस थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकाला था, हाइपोटेनस साइन थीटा। फोर्थ चैप्टर में सिखा चुका हूँ। तो अगर ये ए वेक्टर है तो इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएं। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस का ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ए हाइपोटेनस साइन थीटा। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, इसे क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। रिजॉल्व करना मतलब उसके अलग अलग कंपोनेंट बता देना। अच्छा, अब इसमें देखो कि अपने पास एक्स कंपोनेंट क्या आया, ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या दिख रहा है इस वेक्टर क्वांटिटी का, ए साइन थीटा। अगर मैं 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ दूं तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, ये 1 होता है। तो क्या मिला तुम्हें, ए स्क्वायर कितना मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या ए कितना मिला, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर अपन को एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे हैं तो ए निकाल सकते हैं, और ए दे रखा है तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स अपन को ध्यान होनी चाहिए, तो इसे रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो अलग अलग एक्सिस में उसके क्या क्या कंपोनेंट होंगे ये बताने को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। कोई लैंग्वेज नहीं है, मैथमेटिक्स सीखनी है। कोई लिखना भी चाहता है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्टेनिंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इन डिफरेंट एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नोट कर लें यहां तक। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, आपको ये बोल देंगे कि इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, बोले रिजल्टेंट की वैल्यू निकालो, तो ये अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये कर देना। आपको कहते हैं 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ निकालो, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, यहाँ निकालो 60 डिग्री पे, तो 10 cos 60, बोले इधर कितना लग रहा होगा, 10 sin 60। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा बेसिक से। चलिए अब अपन सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D। सपोज करो ये अपने पास एक ऐसे क्यूब का इमेजिनेशन कर लेता हूँ। चलो ऐसे मैंने क्यूब का इमेजिनेशन कर लिया है ना। मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, उस पर एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो अभी क्या सीखा था पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, रिजल्ट का मिलेगा, बी से मिलेगा ना। अगर मैं इसको ए एक्स नाम दे दूँ, इसको ए वाई नाम दे दूँ, तो ये रिजल्ट क्या मिला अपने को, रिजल्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्या मिला, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट ये मिल गया ना, इसको आर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोर्स और लग जाए, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी और आ जाए, मान लो z। अब पूछे अब रिजल्टेंट बताओ, तो इस x और y का तो पता चला r है, अब इसका और z का और निकालना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट। देखो ऐसे समझो, सपोज करो ये बेस ले लिया मैंने, जो बेस है ना ये नीचे वाला, ये वाला, उसको ये वाला बेस ले लिया, ठीक है। ऐसे बेस मान लो कि एक बॉडी यहाँ पर है कॉर्नर पर, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, समझ रहे, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो रिजल्ट का मिलेगा डायगोनल की तरफ, ये बीच में ये रिजल्ट मिलेगा।
देखो तो एक यहाँ से देखो अच्छे से, ये रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ मिलेगा। ठीक है, एक्स और वाई का रिजल्टेंट एक्स और वाई के बीच में। अब ये जेड एक्सिस का एक और फोर्स आ गया ऊपर। इस रिजल्टेंट का क्या आंसर है अपने पास? अंडर रूट ऑफ, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये जेड और ऊपर है भाई, इधर था तो इसको उठा के इधर भी रख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे इधर उधर कर सकते हैं वेक्टर्स को। तो अगर इधर उठा के रख दूँ ये जेड को, जेड एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? इसके टेल और इसके हेड के बीच का एक लाइन खींचेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट, यही होगा ना रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट क्या होगा, ये पीछे है और ये आगे है, रिजल्टेंट इज द डायगोनल, ये वाला। अपने सामने एक बॉक्स लेके बैठो और उसको देखो, इमेजिन करो, तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये सामने के फिगर से पता नहीं चलता है, ये पॉइंट पीछे और ये आगे है, रिजल्टेंट का मिल रहा है ये पीछे से आगे वाली लाइन को जोड़ने वाला पार्ट। तो मैंने क्या बोला, एक बॉक्स लेके बैठोगे तभी पता चलेगा रिजल्टेंट, ऐसे पता नहीं चलेगा। एक जूते का डब्बा ले लेना भले ही, एक एक्सिस इधर हो गया, एक एक्सिस इधर हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है ना, एक ऊपर लग रहा है, तो रिजल्टेंट का मिलेगा बीच का डायगोनल। तो वो कैसे निकालें, ये बीच की चीज कैसे निकालें? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ये ए जेड है तो ये भी ए जेड ही होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट ये मिल रहा है बीच का पॉइंट। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना मिल रहा है? आर डैश नाम दे रहा हूं, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर किसके बराबर था? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अच्छा ये डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हटा ही दो, ऐसा सोचो, डायरेक्ट लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ऐसे कैसे? तो अगर क्या समझे इससे, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी पे तीन तरफ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, तीन तरफ फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? एक एक्स, एक वाई, एक जेड, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ऐसे फोर्स लगेगा। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ये बीच की साइड, वो बीच की साइड यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी है। तुमको बिल्कुल अगर नहीं आ रहा ना समझ में, तो एक बॉक्स लेके बैठो और उसमें ऐसे तीनों देखो और बीच का डायगोनल इज द रिजल्टेंट। इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा, ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। इस वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ उठा के रख दो, फिर इससे उसको जोड़ने वाली लाइन होती है फाइनल रिजल्टेंट। इसको और इसके रिजल्टेंट को क्या बोल रहा हूँ? एक स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट, और उस फाइनल को ए जेड बोल रहे हैं। तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये मिलेगा, और ये क्या है? दिस इज द आंसर। तो 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा तुम्हें, तभी पता चलेगा। ये एंगल यहाँ से देखने में तुम्हें कुछ 60, 50, 40 ऐसे लग रहा है, लेकिन असली में ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है असली में। सोचो ना भाई, ये आगे का साइड है, ये बीच का डायगोनल है, और ये वाली साइड है, तो ये और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा क्या? ये बेस में ये वाली साइड है और ये ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके बीच का आंसर मिल गया। तो क्या फायदा है इसको पढ़ने का? इसको पढ़ने का ये फायदा है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी पे तीन डायरेक्शन से फोर्स लग जाए एक्स वाई जेड, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? डायगोनल ऑफ दिस फिगर। इसे पैरेललोपॉइड कहते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। एक बार में जरूरी नहीं समझ में आए तुम्हें, तो इमेजिन करने के लिए एक बॉक्स लेके बैठ जाओ अपने पास में, और वहां पर बॉक्स में मार्क कर करके देखो, ये एक्स हो रहा है, ये वाई हो रहा है, ये जेड हो रहा है, रिजल्टेंट कहाँ मिल रहा है? बीच में मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद अपन सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है।
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ये अपन सीखेंगे। देखना, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसका मतलब उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब है क्या चीज़ ये, इसको समझो। एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है। मान लो ऐसे सिंपल जनरल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ फोर्स लग रहा है इस तरफ 20 न्यूटन, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ मान लो 10 मीटर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो क्वांटिटीज़ को सेम डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई कर देना। दो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैं एफ डॉट एस अगर बोलूँ तो इसका मतलब एफ का कंपोनेंट एस डायरेक्शन में लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है एस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को मैथ्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई करने को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको ए डॉट बी कभी भी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना कि दोनों के सेम डायरेक्शन में चीज़ों लेकर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा। ऐसा यहाँ पर डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ। आपको बोला कि फोर्स लग रहा है, उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 2 के कैप। मतलब एक बॉडी में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन तो एक्स एक्सिस में लग रहा है, 10 न्यूटन वाई एक्सिस में लग रहा है, 2 न्यूटन जेड एक्सिस में लग रहा है। तो इसको ऐसे इक्वेशन के रूप में लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बोले वर्क निकालो, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई आई को अगर आई से डॉट करें तो उसे बोलूँगा आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड मैंने कहा क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना सेम डायरेक्शन में लेके। तो आई का मैग्नीट्यूड है, आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब सेम डायरेक्शन लिया था कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आई डॉट आई को क्या बोलोगे 1। ऐसे ही जे डॉट जे आए कभी तो उसको क्या बोलोगे 1। ऐसे कभी के डॉट के आए तो उसको क्या बोलोगे 1। कभी आपको बोल दिया कि भाई आई डॉट जे करके दिखाओ, तो आई डॉट जे का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। अब आई का मतलब क्या सिखाया, एक्स एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को जे कैप। और एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर इज 0। तो इसे थोड़ी सी मैथमेटिक्स ध्यान रखो। आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो अब देखो एफ डॉट एस करते हैं, तो 20 इंटू 2 40, आई डॉट आई क्या बोलते हैं 1, 10 इंटू 3 30, जे डॉट जे क्या होता है 1, 4 टू जा 8, के डॉट की क्या होता है 1। तो आंसर क्या आ गया 40 प्लस 30 प्लस 8, 78 जूल वर्क हो गया। देख लें एक बार। तो इस तरह से अपन को डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई करना। तो वहां पर एक डायग्राम से ये चीज सिखा रखी है, तो उसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में क्या होगा एफ कॉस थीटा। तो ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, वेयर ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इस मल्टीप्लिकेशन को मैथ्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छे से ध्यान से देख लो, को पॉज करके देख लो, लिख लो, बार बार रिपीट करके भी देख लो। और इसको चाहो तो ऐसे भी कभी कभी लिखने को आ सकता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है द मैग्नीट्यूड, बी क्या है मैग्नीट्यूड बी, ये किसके बराबर आ रहा है कॉस थीटा। कभी कभी ऐसा लिखना को भी पड़ सकता है, ठीक है, नोट कर लें यहाँ तक। अब कभी आ जाए कि प्रूव करो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कभी ऐसा आ जाए तो क्या करना है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना जाना चाहिए 0। तो जब ये दोनों का आंसर मिला के 0 आएगा तो कह देंगे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री,
cos 90 की वैल्यू 0, 0 से ए बी को मल्टीप्लाई करोगे 0, इट मीन्स दैट ए डॉट बी इज 0। तो कब हुआ ये? जब 90 डिग्री था। तो ऐसे कभी कभी प्रूव करने को बोल देते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, प्रूव करो, तो क्या करो, ए डॉट बी करके देख लो, उसका आंसर 0 आएगा तो कहते हैं ना परपेंडिकुलर है। और दो वेक्टर पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा? पैरेलल के अंदर थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ए बी को इधर ले आओगे तो ए बी को 1 से करोगे तो ए बी आएगा। तो अगर कभी अपने को बोलते प्रूव दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या करना? ए डॉट बी करना, ए डॉट बी करके देखना, और आंसर किसके बराबर आ जाए? ए बी के। तो कह देना कि दो वेक्टर पैरेलल है। तो इस तरह से अपन प्रूव भी कर सकते हैं। सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, वीडियो को बैक करके देखो, थोड़ी देर में हट रहा हूं, देखो इसको सामने से। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? ए डॉट बी 0। कैसे प्रूव करा? परपेंडिकुलर के लिए 90 रख दिया, 90 रख दिया, cos 90 की वैल्यू 0, तो दैट इज 0। दो वेक्टर पैरेलल है, कभी ऐसे प्रूव करने को बोल दे तो कैसे करेंगे? पैरेलल का मतलब थीटा 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, ए बी को इधर ले आओ तो ए डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए? ए बी। तो पैरेलल होंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट आपने सीख लिया है दो वेक्टर क्वांटिटी का। अब अपन सीखेंगे दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। तो अपने पास टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे समझो, एक जैसे आपको बोला कि सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है, बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दें। ठीक है, तो देखो एक वेक्टर क्वांटिटी तो वो हो गई, एक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये हो गई। और पूछा कि भाई बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा। तो कैसे बताते थे? लेफ्ट हैंड रूल लगा के ये बताते थे ना, फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेट चैप्टर पढ़ते थे ना 10th में। एक वेक्टर क्वांटिटी वो रही, एक वेक्टर क्वांटिटी ये रही, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों का इफेक्ट कहाँ मिलेगा? पीछे मिलेगा, आउट ऑफ द प्लेन। यही क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनका इफेक्ट जानना है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कभी ए क्रॉस बी करना पड़ जाए, ठीक है, सपोज करो कि ए के प्लेन बना दिया मैंने, एक वेक्टर क्वांटिटी ए है इधर, बी है इधर, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी। चलो ए को एक बार इधर मान लेते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी ए इधर है, बी इधर, कहीं भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और रिजल्ट जहाँ मिला उसका डायरेक्शन को एन कैप लिख देते हैं। जहाँ पे रिजल्ट मिला है ना अपन को, उसकी डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं? एन कैप। ठीक है, तो अब देखना, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है ये रही, उसको नाम दे दिया बी। एक वेक्टर क्वांटिटी ये रही ए। तो अगर ए क्रॉस बी करना है तो राइट हैंड लो, ए की तरफ ये उंगली रखो और इसको बी की तरफ ले जाओ, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का मिलके इफेक्ट कहाँ मिला? यहाँ। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डॉट से, आउटवर्ड। दिस इज द ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कभी बोल देते बी क्रॉस ए करके दिखाओ, तो ये बी है, ये ए है। कभी बोल देते बी क्रॉस ए करके बताओ, तो बी क्रॉस ए का मतलब बी की तरफ ये उंगलियां रखते हुए ए की तरफ जाना है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? ए क्रॉस बी के अपोजिट। देख लें एक बार ध्यान से। यहाँ पे साइन थीटा कैसे लिखा अपन ने? मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ये है ए, एक ये वेक्टर क्वांटिटी बी है, तो इस बी का कंपोनेंट ये थीटा एंगल मान लो, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? ये थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बी मान रहा हूँ तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा? बी साइन थीटा। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें, दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के 90 डिग्री पे लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेके फिर मल्टीप्लाई करना क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी बताते हैं।
जब ए को बी से क्रॉस कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है वो डायरेक्शन भी बताया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए एन कैप बताया जाता है। तो कभी एन कैप निकालना हो तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर देना होता है। अब इसके लिए एक साइकिल अपने को याद रख लेनी है। कभी अपने से बोले आई, अच्छा एक साइकिल याद कर लो, आई जे के, अपन को बोले आई क्रॉस जे, तो उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, के एक्सिस में। भाई आई क्या है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। जे क्या है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट, एक्स और वाई का कंपोनेंट। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये रेड पेन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब मैं आई को इस जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है ना, के एक्सिस में। आई को जे से करूँगा तो समझ में आ रहा है, आई को जे से क्रॉस करूँगा तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, के में मिल रहा है। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक निकाल दी, सर्कल बना दिया। आई को जे से क्रॉस करोगे तो के मिलेगा, जे को के से क्रॉस करोगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, आई एक्सिस में। के को आई से करोगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, जे एक्सिस में। और अगर इसका उल्टा करा, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड पेन, मैंने आई क्रॉस जे करा था तो ऊपर रिजल्ट मिला था, और मैं उसका उल्टा करूँ तो वाई क्रॉस, ये जे क्रॉस आई करूँ तो रिजल्ट का मिलेगा, नीचे मिलेगा ना। राइट हैंड का रूल लगाओ ना, ग्रिप रूल, इसको इससे क्रॉस करूँ तो रिजल्ट का मिलेगा यहाँ नीचे। इसको इससे करा था तो पॉजिटिव के एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव के, और इसको इससे करूँगा तो नेगेटिव। तो आई को जे से करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव के में मिलेगा, के को जे से आई से करेंगे तो पॉजिटिव जे में मिलेगा, और उल्टा करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। अपन को बोला क्वेश्चन की एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, उसको रिप्रेजेंट कर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, अच्छा इसको 2 कर देते हैं, प्लस 2k कैप। अब अपने से बोला गया कि a क्रॉस b करके दिखाओ। तो इसका को करने का एक शॉर्ट तरीका आपको सिखाता हूँ, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। आपको क्या करना है, ये i, j और k लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ये इस j का कंपोनेंट क्या है और k का क्या है 4। ऐसे इसका भी लिख दो 2, j कितना है यहाँ 2। तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसे मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, ऐसे लिख देना होता है। अब i लिख देना है। i कब मिलता है आंसर, ये साइकिल बता, देखो i j k, आंसर में i कब मिलता है, जब किस किस को क्रॉस करते हैं, j और k को। तो i अगर अपन को चाहिए तो i में क्या आंसर आ रहा है, i एक्सिस में कितना इफेक्ट आ रहा है उसको जानना है, तो किसको, 2 को क्रॉस करना पड़ेगा, j और k को। तो i को छुपा लो और ये बचा j और k। इसको करने का तरीका क्या है, इस j को k से कर दो, 3 2 जा 6, माइनस इस j को k से कर दो, 2 4 जा 8। ऐसे निकल गया i कंपोनेंट। चलो अब देखो, j आंसर चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k को i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो j मिलेगा। तो j k को i से करना है, देखो k को i से करना है, तो k हो गया 4 2 जा 8, माइनस ये करने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इससे कर दो, लेकिन k को करना है 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 प्लस k। अब k आंसर चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i और j को, तब करेंगे तो k आंसर आएगा। तो i और j को करना है, k को आंसर चाहिए तो i और j को। तो i को जैसे 2 2 जा 4 माइनस i को जैसे 2 3 जा 6, तो व्हाट वी गेट, 6 माइनस 8, दिस इज माइनस 2, 8 माइनस 4, दिस इज प्लस 4, 4 माइनस 6, दिस इज माइनस 2 k कैप। तो ये आंसर मिला a क्रॉस b का, ठीक है। अगर अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए, बोलते मैग्नीट्यूड निकालो a क्रॉस b का, तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। तीसरा कंपोनेंट कहाँ गया भाई, हाँ 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज 4 प्लस 16 प्लस 4 24, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट।
तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो, और मैग्नीट्यूड बताना है तो ये √24। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को वापस से बैक करके देखें, क्या बोला, क्या तरीका सिखाया मैंने। इस सर्कल को देखना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो आई कंपोनेंट क्या आएगा, आई एक्सिस में कितना इफेक्ट आएगा, उसको चाहिए आंसर, तो जे को कैसे क्रॉस कर दो, जे को कैसे कर दो, उसको कर दो, फिर माइनस इसको इसके, ये करने का तरीका है। अब जे चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के को आई से, तो अपने को जे मिल जाएगा, के को आई से कर दो, के को आई से करना, के को आई से करना, और के चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई को जे से, तो आई कहाँ ये रहा, जे कहाँ ये रहा, तो आई को जे से, आई को जे से। इस तरीके को मैट्रिक्स मेथड कहते हैं मैथ्स में, इस सॉल्यूशन के तरीके को। तो चलिए बच्चों, इसके आगे अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या सीख लिया अपन ने, अपन ने स्केलर क्वांटिटी सीख ली जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, 2D मोशन जिसमें एक्स और वाई दोनों काम आते हैं, 3D जिसमें एक्स वाई जेड तीनों काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी सीखी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन भी बताना पड़े, उन्हें वेक्टर कहते हैं। फिर वेक्टर क्वांटिटी में अपन बताते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता रहा हो कोई चीज़ तो उसे पोजीशन वेक्टर नाम दे दिया, दो पोजीशन के बीच का गैप बता रहा हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो उसे नल वेक्टर कह दिया। वेक्टर क्वांटिटी का अगर ऐसा वेक्टर क्वांटिटी लिया, अगर वेक्टर क्वांटिटी को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया तो आंसर 1 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोल देंगे। इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्स एक्सिस में आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप बोलते हैं, जेड एक्सिस में के कैप बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे दिया अपन ने। उसके बाद क्या सीखा अपन ने, नेगेटिव ऑफ वेक्टर सीखा। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर रिप्रेजेंट ना हो तो उसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, से इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद अपन ने क्या सीखा, इसके बाद अपन ने वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के रूल सीखे, ट्राइंगल लॉ सीखा। ट्राइंगल लॉ में क्या सीखा, दो वेक्टर क्वांटिटी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है तो रिजल्टेंट बीच की साइड देगी। उसको निकालने का क्या, मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला सीखा, √a² + b²। फिर अपन ने क्या सीखा ट्राइंगल लॉ के बाद, पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें अपन ने गुलेल का एग्जाम्पल सीखा कि अगर पत्थर फंसा दें और छोड़ें तो बीच में जाता है, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, बीच में। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल का था, ए और बी के बीच में। लेकिन वो ए और बी के बीच में एंगल देखेंगे कैसे, दोनों के टेल को टेल से जोड़ने के बाद फिर जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना, टेल को टेल से जोड़ने के बाद जो एंगल है। अच्छा, अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है तो उसको शिफ्ट करके इधर भी लिखा जा सकता है। भाई हवा इधर चल रही है तो इधर भी तो चल रही है, पैरेलल वेक्टर हो गया ना, ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो वेक्टर को उठा के, एक को उठा के यहाँ रख सकते हैं। जैसे बारिश गिर रही है, यूँ गिर रही है तो इधर खड़े होंगे तो यूँ ही गिरेगी ना, तो इधर से उठा के इधर रख सकते हैं। ये वेक्टर की शिफ्टिंग अपन को ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद अपन ने रिजोल्यूशन सीखा। रिजोल्यूशन में अपन ने अगर मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, रिजोल्यूशन। फिर अपन ने देखा कि भाई 3D में देखें तो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस में फोर्स लग जाए तो बीच में लगेगा, डायगोनल में, ठीक है, उस शेप को पैरेललोपॉइड कहते हैं, बीच में लगेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या सीखा, √x एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर अपन ने क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, क्या चीज, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में लेके मल्टीप्लाई करने को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या सीखा, दो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेके मल्टीप्लाई करना। कभी कभी परपेंडिकुलर लेना पड़ जाता है, जैसे बोला था मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है तो फोर्स इधर लगता है, 10th में सीखते थे ना। कभी कभी ऐसे भी करना पड़ जाता है, दो वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरे से परपेंडिकुलर लेके देखना पड़ता है कहाँ इफेक्ट आएगा, उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो a डॉट बी क्या होता था, ab cos थीटा, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या है, ab sin थीटा, और n कैप और लगा देते हैं, n कैप का मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक बात। अच्छा, अब फिर मैट्रिक्स मेथड सिखाया, ये मेथड सॉल्व करने का a क्रॉस b, तो बहुत अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस में दूंगा भी सही आपको, स्कूल के PDF में भी दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी करते रहेंगे जिससे अपना हर चीज़ का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। हो सकता है एक बार में ये टॉपिक समझ में नहीं आए, किसी बच्चे के दिमाग में नहीं बैठे। बहुत सारे होते हैं बच्चे जिसके एक बार में समझ में नहीं आता, ये सब मैथमेटिक्स की चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन उसका तरीका यही है, सॉल्यूशन यही है कि लेक्चर को 3-4-5 देख लो एक बार, फिर भी कोई डाउट रह जाए मेरे को भेज दो, और अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे ना उतने ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर होते जाएंगे हर चीज़ के। तो अपन एक बार ये कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ले लेंगे,
जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है, और आपका उससे ही बेस स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लें, अपना स्कूल का वर्क अच्छे से कर लें, ताकि आप बाद में एकदम से आपके पास एक साथ लोड ना आ जाए, रटना ना पड़ जाए चीज़ों को। चीज़ें अच्छे से समझ में कब आएगी? जब आप टाइमली सब चीज़ें कर लोगे। बाद में समय बचेगा तो दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार पूरा लेक्चर वापस देख लेना। गुड बाय। और लाइव क्लास आज नहीं होगी, क्योंकि आज ये बहुत सारे चीज़ें करा दी है, तो इसको अच्छे से आप देखना, हाथ से लिख लिख के करना, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। गुड बाय।